हेलो एवरीवन। टॉपिक जो हमारे पास है वो है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। देखिए, जो हमारा प्रसंग है वो क्या है। 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश की विधानसभा द्वारा आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समान विकास विधेयक, ये विधेयक का नाम है 2020। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट फॉर ऑल द रीजन्स बिल 2020 जो है पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर आंध्र प्रदेश द्वारा भी 3 राजधानियां जो कि होंगी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल बनाने की जो राह है वो आसान हो जाएगी। तो देखिए, जो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है वो क्रमशः अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल है। देखते हैं, जो विधायी है वो क्या है? अमरावती, कार्यकारी विशाखापट्टनम और न्यायिक जो राजधानी होगी वो कुर्नूल होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ये जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसके विकेंद्रीकरण करने के लिए बहुत सारी जो है कमेटीज़ जो है गठित की गई। उन्होंने अपने सुझाव दिए। तो देखते हैं कुछ कमेटीज़ हैं कौन कौन सी, तो उन्होंने क्या सुझाव दिए वो हम देखते हैं। श्री बाग पैक्ट 1937 में क्या कहा गया? ये कमेटी थी एक, ये कहती है कि समझौता जो है तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के नेताओं के बीच हुआ था। इस समझौते के अनुसार रायलसीमा के अनंतपुर और वॉल्टेयर अब विशाखापट्टनम में यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे तथा मेट्रोपोलिस और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है वो क्रमशः तटीय जिले और रायलसीमा में स्थापित किए जाएंगे। मेन मतलब ये है कि जो आपका आंध्र जो है उत्तरी जो आंध्र प्रदेश तटीय है आंध्र प्रदेश है और रायलसीमा का जो एरिया है वो डेवलपमेंट में कहीं पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कुछ जो है डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ठीक है। जस्टिस BN श्री कृष्णा जो समिति है वो 2010 में जो है आती है और इन समिति का कहना है कि आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य की मांग पर विचार करने के लिए बनाई गई थी इसको। ठीक है। इसमें क्या था कि समिति ने माना कि रायलसीमा और उत्तरीय जो तटीय आंध्र प्रदेश है वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इन्होंने ये चीज़ मानी कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा जो राज्य के ज़्यादातर जो और एरियाज़ हैं उनका जो जितना काम है, जो डेवलपमेंटल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेंटर्ड है कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है। सारा डेवलपमेंट का काम हैदराबाद में हो रहा है। तो देखिए क्या है कि हाँ, तो यही जो है मेन रीज़न है कि जो है एक अलग जो है राज्य की मांग की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कमेटी है वो है GN राव समिति। ठीक है। GN राव समिति क्या है? इस समिति में YSR कांग्रेस द्वारा पार्टी द्वारा गठित की गई थी ये समिति, GN राव समिति। और इसमें क्या था कि दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट जो है इसने प्रस्तुत की। इस समिति ने संतुलित विकास के लिए 3 राजधानियाँ और कर्नाटक की सीमा के समांतर 4 क्षेत्रीय कमिश्नरीज बनाने के सुझाव दिए। इन्होंने ही कहा कि 3 राजधानियां और कर्नाटक का जो सीमा है वहाँ पे 4 कमिश्नरीज जो क्षेत्रीय कमिश्नरी है उसको बनाने का सुझाव दिया। किसने दिया? GN राव समिति ने, और YSR कांग्रेस ने गठित की थी ये समिति। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के सुझाव। ठीक है। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के क्या सुझाव थे? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो बोस्टन कंसल्टेंसी है वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अधोसंरचना से जुड़े मामले पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, राज्यों या क्षेत्रों को सुझाव देता है। ठीक है। इस ग्रुप में 3 जनवरी 2020 को विशाखापट्टनम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री आवास तथा अन्य सरकारी विभाग की स्थापना, अमरावती में विधानसभा तथा कुर्नूल में उच्च न्यायालय और अधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हाई पावर कमेटी। ठीक है। हाई पावर कमेटी क्या है? इसका गठन GN राव और BCG ग्रुप के सुझावों पर अध्ययन करने के लिए किया गया। जो BCG ग्रुप है, कौन सा BCG ग्रुप है? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। और उसके पहले जो BN राव समिति है उनके जो है सुझावों पे विचार करने के लिए ये जो है गठित की गई थी। तो ये हमारा पूरा टोटल हमने देखा। जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है, देखिए, भारत में टिड्डियों का हमला। ठीक है। लोकस्ट अटैक ऑन इंडिया। तो देखिए क्या है लोकस्ट अटैक, देखते हैं। त्वरित प्रसंग क्या है इसका? जनवरी 2020 में गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तान के समवर्ती कुछ जिलों से टिड्डियों के समूह ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पे?
जो पाकिस्तान का सीमावर्ती जो एरिया है हमारा गुजरात और राजस्थान, वहाँ पे जो है टिड्डियों ने कुछ एरियाज़ में आक्रमण कर दिया। इसके कारण इन राज्यों से संबंधित कृषि क्षेत्र को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जो है कई बार ऐसा होता है कि टिड्डी जो है पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आ जाते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी कुछ और थी। क्या है देखते हैं, वर्तमान स्थिति देखते हैं। गैर मतलब है कि इन टिड्डियों का समूह दिन के दौरान उड़ता है और रात में खेतों में ही रुक जाता है। गुजरात में बनासकांठा, पाटन, कच्छ और साबरकांठा तथा मेहसाणा के कुछ जिले टिड्डियों के हमले से सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो गुजरात का जो एरिया है, ये जो कुछ आपके जो मैंने बताया कुछ मेंशन हैं इसमें, तो वो जो जगहें हैं वो काफ़ी प्रभावित हुई हैं। ठीक है, विदित है कि 2019 में टिड्डियों के दल ने राजस्थान में आक्रमण किया था। अब देखिए वैश्विक परिदृश्य क्या है। गैर मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इन टिड्डियों का हमला भारत में ही हो रहा है। इसकी जद में लगभग 60 देश शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान, अफ्रीका का सहारा क्षेत्र जिसमें मुख्यतः इथोपिया, केन्या आदि शामिल हैं। सोमालिया एवं पाकिस्तान जैसे देश तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित, वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल तक घोषित किया जा चुका है। ठीक है ना, टिड्डियों की वजह से। अब देखिए लोकस्ट होते क्या हैं सॉरी, देखिए मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार के बड़े उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। ये व्यवहार बदलने में अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिए बड़े बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं। ठीक है, टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। जो रेगिस्तानी जो डिजर्ट की टिड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं और बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर कॉज कर सकती हैं। ठीक है, तो मरुस्थलीय टिड्डियाँ, टिड्डी जिसको लोकस्ट या एक्रीडाइडी परिवार के आर्थ्रोपोडा गण का कीट है। क्या है? एक्रीडाइडी के परिवार के आर्थ्रोपोडा गण का कीट है। अब है हेम्पेटेरा गण के सिकेडा वंश का कीट भी टिड्डी के फसल यानी कि हार्वेस्ट लोकस्ट कहलाता है। तो देखिए दो तरीके की आपकी हो गई टिड्डियाँ, एक्रीडाइडी और आपका जो है आर्थ्रोपोडा का, और दूसरा हेम्पेटेरा। ठीक है ना, इसके जो है गढ़ के सिकेडा वंश के भी जो टिड्डियाँ होती हैं वो हार्वेस्ट लोकस या फसल टिड्डी कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसे लघु श्रृंगीय शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रॉस हॉपर भी कहा जाता है। शॉर्ट हॉर्न लघु सिंघीय, सिंघी मतलब सींग, तो शॉर्ट हॉर्न जो है ग्रॉस हॉपर कहा जाता है। संपूर्ण संसार में इसकी केवल 6 जातियां पाई जाती हैं। यह प्रवासी कीट है और इसकी उड़ान 2000 मील तक पाई गई है। ठीक है, 2000 मील तक इसकी उड़ान पाई गई है। आमतौर पर जून और जुलाई के महीने में इन्हें आसानी से देखा जाता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं। ज्ञातव्य है कि सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। ठीक है ना, हर दिन वो 150 किलोमीटर उड़ सकते हैं। तो इस बार क्या हुआ था कि इनका जो हमला है वो बिल्कुल अंदरूनी जो एरिया है आपका इधर गुजरात और राजस्थान के अंदर भी यूपी तक जो है ये टिड्डियाँ पहुँच गई थी। तो भारत में टिड्डियों की स्थिति क्या है? देखिए भारत में टिड्डियों की निम्नलिखित 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पहला है रेगिस्तानी टिड्डी, डेजर्ट लोकस्ट। दूसरा है प्रवासी टिड्डी जिसको कहते हैं माइग्रेटरी लोकस्ट। थर्ड हमारा है बॉम्बे टिड्डी। ठीक है, और फोर्थ है ट्री टिड्डी। ठीक है, ट्री लोकस्ट। तो ये हमारी 4 प्रकार की प्रजातियां हैं इंडिया में। अब देखिए टिड्डी चेतावनी संगठन भी एक जो है संगठन बना लिया गया है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय जिसको कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन एंड स्टोरेज, ठीक है, के अधीन आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो फरीदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र को विशेष दर्जा। जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उनको विशेष दर्जा दिया गया। देखते हैं क्या है, स्पेशल स्टेटस टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, क्या प्रसंग है? 20 फरवरी 2020 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर
भारत सरकार ने पूर्वोत्तर की विशुद्ध और अलौकिक संस्कृति की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई, क्योंकि वहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है ट्राइबल एरियाज़ हैं, बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स हैं जिनको जो है हमें सेव करना, उनकी रक्षा करना जो है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ट्राइबल्स होते हैं वो बहुत पुराने जो है लोग होते हैं, उनकी संस्कृति बहुत पुरानी होती है, तो उनकी रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। केंद्र सरकार ने यह कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनदेखी करना संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने हेतु कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने वाले अनुच्छेद 371 से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि जब 370 का जो मैटर था जम्मू कश्मीर का, तो इस टाइम जो है कुछ जो है ऐसे डिस्प्यूट्स भी अराइज हो रहे थे, और वो डिस्प्यूट्स नहीं थे, कुछ लोग इस तरीके की अफवाहें थी कि 371 है उसको भी जो है उससे छेड़छाड़ ना कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि ऐसा जो है 371 से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, क्योंकि जो प्राकृतिक जो है विरासत है और सांस्कृतिक जो इतनी पुरानी संस्कृति है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनको अक्षुण्ण रखने का जो कर्तव्य है वो गवर्नमेंट का है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्टीकरण इसलिए किया क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में 371 हटाने की अफवाह फैलाई जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार के अनुसार बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते यानी बूर-यांग समझौते, बोडो समझौते के माध्यम से पूर्वोत्तर की समस्याओं का हल करना संभव हुआ। ठीक है, अब देखिए 371 जो है में अनुच्छेद 371 अनुच्छेद जो है में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए। तो 371 में पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनको जो है स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो क्या प्रावधान किए गए हैं? नागालैंड की संस्कृति, स्वायत्तता तथा मजबूत कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से अनुच्छेद 371 क को शामिल किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? 371 क को शामिल किया गया है, किसके लिए? नागालैंड की संस्कृति और स्वायत्तता को मजबूत बनाने के लिए, उनकी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। वहीं संविधान के 22वें संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से 371 ख को जोड़ा गया, जो असम राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए 371 का यह कहता है कि संसद का कोई भी कानून या कोई अधिनियम नागाओं की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं, उनके प्रथागत कानूनों तथा भूमि स्वामित्व एवं हस्तांतरण तथा संसाधनों के न्यायोचित बंटवारे के संदर्भ में सिविल या नगरीय एवं आपराधिक न्याय से जुड़े फैसलों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 371 छह क्या है? मिजोरम में के संदर्भ में विशेष प्रावधान करता है और समान प्रकृति रखता है। ठीक है, ये मिजोरम के में। वहीं सिक्किम को संविधान के संशोधन द्वारा 1975 को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, और जो है एक अनुच्छेद 371 च जोड़ा गया था। ये सारे अनुच्छेद याद होने जरूरी हैं। मिजोरम जो है पूर्व में पहले असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था, परंतु उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के आधार पर वर्ष 1972 में मिजोरम से अलग कर केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया और 53वें संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से 371 छह को जोड़कर असम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और 55वें संविधान संशोधन के आधार पर 371 ज को जोड़कर इस राज्य के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित किए गए। अब हमारा देखिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है वो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस है। ठीक है, देखिए त्वरित प्रसंग क्या है इसमें? 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच, टाइम आपको ध्यान रखना है, 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु कर्नाटका में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु कर्नाटका में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु कर्नाटका। कब किया गया? 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच। ठीक है, थीम क्या थी? थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। उद्देश्य क्या है? आयोजन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान संबंधी अभिनव कार्यों एवं अनुसंधान पर गहन विचार विमर्श करने के लिए विश्व भर के विज्ञान के समुदाय को एकजुट करना है। ठीक है ना, तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है जो नए इनोवेटिव जो कार्य हो सकते हैं उस पर अनुसंधान रिसर्च करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए जो है विश्व के जो बहुत सारे समुदाय को एकत्रित किया गया था।
मेन पॉइंट्स क्या हैं, ज्ञातव्य है कि बेंगलुरु में 9वीं बार जो है, अब इम्पॉर्टेंट है, बेंगलुरु में ये 9वीं बार जो है विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया और 107वीं थी, और ये कब हुआ था, 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, देखिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 106वें अधिवेशन का आयोजन जो है जालंधर पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में LPU में किया गया था, ये हम सभी लोग को पता है। और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है, हाँ देखिए मुख्य बिंदु क्या है कि 9वीं बार आयोजन किया गया है और 106वीं जो थी वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में की गई थी। अब देखिए महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को अपनी अपनी उपलब्धियों को दर्शाने तथा अनुभवों को साझा करने के लिए एकल प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। ठीक है ना, जितनी भी औरतें, जितनी भी जो है महिलाएँ हैं, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी अपना जो है आप अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, उनके लिए क्या है कि उनके अनुभवों को जो है बाहर लाने के लिए, उनको दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को जो है अवेलेबल कराना है। इस दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक विजन दस्तावेज का खाका रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में देखते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था ISCA की उत्पत्ति 2 ब्रिटिश रसायनज्ञ यथा JL साइमनसन और अध्यापक PS मैकमोहन की दूरदर्शिता के पहल से हुई थी। किसके पहल से हुई थी, JL साइमनसन और PS मैकमोहन। ठीक है, यह उनके मन में आया कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सकता है यदि अनुसंधान कर्मियों द्वारा एक वार्षिक बैठक ब्रिटिश संस्था के पथ पर विज्ञान के तरक्की के लिए इंतजाम किया हो। मतलब ये क्या है कि ये जो 2 लोग ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, क्या नाम था उनका, JL साइमनसन, और दूसरे थे प्राध्यापक जो थे PS मैकमोहन, उनकी दूरदर्शिता से जो है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस या भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के युवाओं के लिए आदर्श वाक्य क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के जो युवा वैज्ञानिक हैं उनके लिए मेरा आदर्श वाक्य है, इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस और प्रोसेस। ठीक है, क्या है इनोवेट, मतलब होता है कोई नई चीज़ बनाना। पेटेंट मतलब होता है एकस्व, मतलब कि अपना जो है उस पर पेटेंट, अपना जो है अधिकार बता देना। दूसरा प्रोड्यूस मतलब उत्पादन, और प्रोसेस मतलब होता है, प्रॉस्पर मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वीडियो में हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखिए एक चीज़ और थी कि इस वीडियो में जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तो वीडियो तब तो क्लियर हो रही है, लेकिन वीडियो डालने के बाद यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो वीडियो की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं आती और वो इवन क्लियर भी नहीं होता है। तो मैंने कोशिश किया है लैंडस्केप मोड पे करने के लिए, मे बी जो है ये कुछ हेल्प कर पाए। मुझे कोई कमेंट भी आया था कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को असुविधा ना हो और मैं उसको सही कर पाऊँ, फिक्स कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।